हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं विज्ञान में लेवल 2 की बात कर रहे हैं अपन। और इसमें अपन बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अपन की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों आज के क्वेश्चनों की ओर। तो सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए साथियों। और आज के क्वेश्चन देखते हैं। और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन साथियों आपके पास सामने आता है, एलईडी का पूरा नाम होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक प्रकाश उत्सर्जक डायनेमो, और प्रकाश उत्सर्जक ड्रम, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो साथियों यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो सभी साथियों ने जो आंसर दिया है डी, उन सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और इसको बोलते हैं एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड, और ये एक अर्धचालक उपकरण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, विद्युत सेल परिवर्तित करता है। विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो साथियों विद्युत सेल है जो परिवर्तित करता है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको किस में कर देता है? वो करंट में देता है। तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है साथियों? तो आप सभी अपना आंसर भी देते रहिए साथ ही साथ। और सूर्य की से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए। और साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुध, शुक्र और मंगल, पृथ्वी, मंगल। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जिन साथियों ने सी आंसर दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है साथियों? तो यहाँ पर व्यक्तिपरकता, यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है साथियों। तो जिन साथियों ने डी ऑप्शन दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन। साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। और साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम साथियों कौन सा है? थ्रेसिंग है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी ने बी ऑप्शन दिया है और बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है आसवन, संघनन, वाष्पन, निस्येदन। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्र के जल से साधारण नमक बनाने के जो प्रक्रम होता है उसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं साथियों। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथियों ने राइट आंसर दिया है। और यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी। वाष्पन के द्वारा ही अपन साधारण नमक बनाते हैं समुद्री जल से। ठीक है, और ये आपको पता है कि किसी द्रव का वाष्पन में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। किसी कोई भी द्रव होता है और उसका वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और प्रकृति में सूर्य की ऊष्मा से जल का अपने आप वाष्पीकरण होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला है, चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए, आपको चींटी काट लेती है और उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलामाइन विलयन में
उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। मतलब आप कह रहे हैं चींटी आपको काट जाती है और उसको उसके प्रभाव को जो उसका प्रभाव को उदासीन करने के लिए, उसके प्रभाव को हटाने के लिए केलेमाइन में विलेन में जो उपस्थित रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। साथियों तो जिन साथियों ने यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब चींटी काटती है तो त्वचा में एक अम्लीय तरल, जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जब चींटी काटती है तो एक अम्लीय तरल छोड़ देती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, फार्मिक अम्ल अपने अंदर डाल देती है, मतलब इंजेक्ट कर देती है। और इस अम्लीय प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए सारे प्रकृति का पदार्थ केलेमाइन प्रयुक्त किया जाता है। मतलब अम्लीय प्रकृति को उदासीन करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं नष्ट करने के लिए क्या मिलाएं, उसमें सार मिलाना पड़ता है, और जिसमें केलेमाइन प्रयुक्त करते हैं। और उस केलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है साथियों। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है? H2O, CO, SO2 और CO2। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है साथियों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी साथी सब जानते हैं, तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर SO2। यहाँ पर आपका जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने सी दिया है बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि सल्फर के जो ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो वायुमंडल में लंबे समय तक उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है, और ये दोनों ही अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है? SO2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म क्या है साथियों? पॉलीथीन, PVC, पॉलीथीन, मेलामाइन, बेकेलाइट, PVC, बेकेलाइट, मेलामाइन। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो जिन साथियों ने डी आंसर दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट और मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म कौन सा है साथियों? बेकेलाइट और मेलामाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किलो जूल किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक उष्मीयमान वाला ईंधन है? CNG, LPG, पेट्रोल और हाइड्रोजन। किलो जूल और किलोग्राम प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक उष्मीयमान वाला ईंधन है CNG, LPG, पेट्रोल और हाइड्रोजन। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने डी ऑप्शन दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईंधन का उष्मीयमान किलो जूल और प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। एक विद्यार्थी के द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है सर्वे साधन, दृश्य साधन, सर्वे दृश्य साधन और क्रियात्मक साधन। तो साथियों यहाँ पर एक विद्यार्थी के द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर क्रियात्मक साधन है, क्योंकि वो बंदा करके सीख रहा है। क्या कर रहा है? करके सीख रहा है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में जाएगा तो उसको करके सीखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वहाँ पर अनेक सामग्री होती है, बीकर, थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब, बहुत सारे होते हैं, तो वो करके सीखता है साथियों। तो क्रियात्मक साधन होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका जिस साथियों ने दिया है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। तो किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन। तो जिन साथियों ने आंसर दिया है बी, उन सबका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं? निषेचन के पश्चात में एक विकसित और जो परिपक्व अंडाशय होता है उसको क्या कहते हैं? बीज, एंडोस्पर्म, फल और भ्रूण। और साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों निषेचन के पश्चात में विकसित और परिपक्व जो अंडाशय होता है उसको क्या कहते हैं? फल कहते हैं। क्या कहते हैं? फल कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं अपन?
फल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि परागण में से नर युग्म एवं बीजांड में से मादा युग्म की उत्पत्ति होती है और दोनों ही लैंगिक युग्म कहलाते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं, और इन दोनों विपरीत गुण वाले युग्म के मिलन को ही निषेचन कहते हैं। जो मिलन होता है दोनों का ही, उनको ही क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फल। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है साथियों। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या जरूरी नहीं है? तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथियों प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यदि नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है साथियों। क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। तो जिन साथियों ने यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है साथियों, सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे के जो हरे भाग सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हरित लवक या यूँ कह सकते हैं पर्णहरित की उपस्थिति में करते हैं। तो आपको एक रिएक्शन भी होती है। ठीक है, चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। अपना आंसर यहाँ पर कौन सा है? ऑक्सीजन की जरूरी आवश्यक नहीं है। अगला, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। जब पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का जब पायरुविक अम्ल में विघटन होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र, केल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधों में जो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का जो पायरुविक अम्ल में विघटन होता है साथियों, तो उसको कहते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं साथियों। तो सी आंसर आप सभी ने दिया होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया साथियों? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गोल्जी और ल्यून हॉक। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और साथियों यहाँ पर सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था साथियों? तो यहाँ पर आपका कैमिलो गोल्जी, यहाँ पर आपका जो सी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने यहाँ पर सी दिया है, सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। और गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। ठीक, कब की थी? 1898 ईस्वी में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु से मानव में काली कांसी रोग होता है? कौन से जीवाणु से मानव में काली कांसी, वह नाम भी सुना होगा आपने, काली कांसी रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है बोर्डीटेला परटुसिस, कोरिने बैक्टीरियम, डिप्थेरियाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और निसेसेरिया गोनेरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर काली कांसी रोग होता है। तो किसके कारण काली कांसी रोग होता है साथियों? तो यहाँ पर आपका बोर्डीटेला परटुसिस, यहाँ पर आपका जो ए आंसर है साथियों, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ए वाला ऑप्शन दिया है, सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपके लिए 30 क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे और सभी क्वेश्चन आपके लाइव रहेंगे इसी टाइम पे साथियों। और अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती है? एप्रोक्राइन, हेलोक्राइन, एक्राइन और ये सभी। तो साथियों मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती है साथियों? तो आप सभी ने आंसर दिया होगा यहाँ पर, और साथियों आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्राइन। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक्राइन। तो साथियों आपने सभी ने सी आंसर दिया है, सभी का राइट आंसर है एक्राइन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग है। अब विटामिन तो आपका क्वेश्चन आएगा, विटामिन को तो आप छोड़ना ही नहीं है। विटामिन ए, बी, सी, डी सारे विटामिन आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और विटामिन का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स, या रिकेट्स भी कहते हैं इसको, रिकेट्स। तो साथियों विटामिन डी की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है साथियों? तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? और साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी से रिकेट्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। तो डी आंसर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकेट्स यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और विटामिन ए से रतौंधी होता है साथियों, ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और बेरी बेरी की बात करें, बी फॉर बेरी, तो यहाँ पर बी की कमी से होता है, और स्कर्वी सी की कमी से होता है साथियों। तो यहाँ पर आपके सारे हो गए। ठीक है, अगला है कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया। तो कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका मुकुलन हाइड्रा के द्वारा होता है साथियों। किसमें? हाइड्रा और ईस्ट। तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है साथियों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? FSH, TSH, ADH और GH। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ने दे दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका FSH, और इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और हार्मोन कहते हैं इसको साथियों। तो ये आपको याद रखना है, FSH ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन है यौन संचारित रोग का उदाहरण है साथियों। यौन संचारित रोग का उदाहरण है टीबी, कैंसर, गोनोरिया, न्यूमोनिया। तो साथियों यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? टीबी, कैंसर, गोनोरिया, न्यूमोनिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे। यौन संचारित रोग, और साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गोनोरिया। यहाँ पर यौन संचारित रोग है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन एकदम। यौन संचारित रोग कौन सा है? गोनोरिया यहाँ पर आपका यौन संचारित रोग है। इसको सुजाक भी कहते हैं। ठीक है, सुजाक भी कहते हैं। सिली फिश ये भी रोग भी यौन मतलब यौन संचारित है। और जनीन परिसर्पी भी है, ये जेनेटिकल हर्पिसा कहते हैं। बहुत सारे रोग हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गोनोरिया। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल का उदाहरण है चना, मटर, मक्का, अलसी। तो खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है साथियों? और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल। ठीक है, और अक्टूबर माह में काटी जाती है। ऐसी फसलें चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, गन्ना है, सोयाबीन है। और साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्का। यह है खरीफ की फसल है। ठीक है, चना रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल है, और अलसी भी रबी की फसल है साथियों। लेकिन मक्का है यहाँ पर खरीफ की फसल है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि और कहानी विधि। तो साथियों कौन सी सबसे प्राचीन विधि है साथियों? तो कहानी सबसे प्राचीन विधि है। तो कहानियों के माध्यम से पहले बच्चों को सिखाया जाता था। तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? कहानी। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है साथियों? तो यहाँ पर आपका शैक्षिक के साथ में उसकी जो शिक्षा के साथ में जो शैक्षणिक हैं, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का क्या किया जाता है? यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो साथियों यहाँ पर आपने सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? कौन सी शिक्षण सामग्री है यहाँ पर आपको जो चार दे रखी है जो दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? प्रोजेक्टर, फिल्म स्क्रिप्ट, पोस्टर, ग्रामोफोन।
तो इसने पूछा है सम्मिलित नहीं है। दृश्य का मतलब होता है जो अपन देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनको केवल देखने के लिए होते हैं। अपन जैसे देखते हैं प्रोजेक्टर है, जैसे कि फिल्म स्ट्रिप है, तो ये कौन से हैं? ये दृश्य उपकरण है, प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप। और यहाँ पर एक पोस्टर भी है, तो पोस्टर भी क्या है? एक अपने पास देखने वाला है, दृश्य है। लेकिन ग्रामोफोन क्या है? ग्रामोफोन से अपन सुन भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये इसमें सम्मिलित नहीं है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन। क्या हो जाएगा? ग्रामोफोन। क्योंकि ग्रामोफोन एक सर्वे उपकरण है। क्या है ये सर्वे उपकरण है, इसे अपन सुन सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? सर्वे उपकरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है। यदि बल को दुगना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं दाब P, थोड़ा सा यहाँ सीधा नहीं लिखता है, समस्या है मेरे सामने, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। दाब P बराबर, दाब को क्या कहते हैं? P, बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है F, क्षेत्रफल को कहते हैं अपन A, ठीक है। अब वो यूं कह रहा है कि पहले बल F है और क्षेत्र A है। पहले अपने पास बल कितना है? F है, ठीक है। और इस पर किसी क्षेत्र A, क्षेत्र क्या लगा हुआ है? A लगा हुआ है। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए, बल को क्या कर दिया है? अब दुगुना। पहले तो F था, अब हो गया साथियों 2F। क्या हो गया? 2F हो गया। और क्षेत्र को आधा कर दिया जाए, मतलब क्षेत्र क्या हो गया? अब A/2 हो गया। क्षेत्र क्या हो गया? अब A/2 हो गया साथियों, ठीक है। तो यूं कह रहा है कि तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा। तो जो परिणामी दाब होगा वो प्रारंभिक दाब का क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा साथियों। आप जब इसमें मान रखेंगे एफ की एफ, और इससे पहले क्या है? क्षेत्रफल ए है अपने पास, ठीक है। उसके बाद में और 2F हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इसका परिणामी दाब अपन निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पर P का अपने पास फॉर्मूला है दाब का, तो इसको आप P1/P2 कर देना। इसको F1 मान लेना, इसको, ठीक है, इसको अपने पास इसे A1 मान लेना, इसको A1 मान लेना, इसको F1 मान लेना, इसको F2 मान लेना क्योंकि बाद में हुआ है, और इसको A2 मान लेना, और इसमें मान रखेंगे तो ये P1/P2 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना। इसमें थोड़ा लिखने की समस्या है मेरे, इसलिए मैं आपको इतना नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि बल को 2 गुना तथा क्षेत्र को आधा करने पर परिणामी जो प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 28, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है। इसका दूसरा सिरा श्रवण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, और चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। और साथियों यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, और सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। लकड़ी की बात कर रहे हैं, लकड़ी की बात वहाँ पर हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा ठंडा नहीं होगा। क्योंकि साथियों चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और अच्छा ऊष्मा चालन की क्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण कर सकता है, परंतु खराब ऊष्मा संचरण नहीं करता। इसलिए आइसक्रीम के प्याले में लकड़ी की चम्मच डुबोने पर वो ठंडी नहीं होगी साथियों, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? लकड़ी की कर रहे हैं, ठीक है। और चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में, आइसक्रीम की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया है वो कैसा होता है? आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित, और डी है वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर साथियों। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आभासी दर्पण के पीछे बिंब के साइज के बराबर साथियों। तो साथियों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना
प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी होता है। और समतल दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। ठीक है, तो आभासी होगा और जितनी दूरी पर होगा समतल दर्पण में उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा। और हमेशा वस्तु के आकार जितना ही होता है, मतलब यहाँ बिंब के साइज के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सर्वथा सीमा होती है 10,000 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये आपका बिल्कुल सभी ने पढ़ा हुआ है, सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे अपने 30 क्वेश्चन। पहला पेपर आपके सामने मैंने रख दिया है और फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और साथियों वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों तक क्लास को शेयर करें साथियों। और ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी लाइव के माध्यम से, प्रीमियम के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो सभी साथी अपनी क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें अपने मित्रों तक। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में साथियों। आज के लिए नमस्कार, राम राम।